ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। एतमादपुर के रहनकला गांव में मामूली बात पर भिड़े दो पक्ष। दबंगों ने पीड़ित पक्ष पर कुल्हाड़ी और डंडों से किया प्रहार। मोक्षधाम पर शुरू हो गई हिंदूवादी संगठनों की राजनीति। एएसआई का फूका पुतला, सड़क पर उतरने की दी चेतावनी। दैवीय आपदा से पीड़ित किसानों के साथ पटवारी कर रहे हैं धोखा। अपात्र लोगों को बांट रहे हैं चेक। किसानों ने जिलाधिकारी से की शिकायत। और शहर में हर दिन गहराता जा रहा है जल संकट। आम जन परेशान। जल निगम की लापरवाही के चलते प्रशासन को झेलना पड़ेगा जनता का क्रोध। और अब खबरें विस्तार से। थाना एतमादपुर के रहनकला गांव में बुधवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव के ही रहने वाले दो पक्ष मामूली बात पर आमने सामने आ गए। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी दबंग है और आए दिन झगड़ा करता है। बुधवार को आरोपियों ने पीड़ित पक्ष पर डंडे और कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष के दो लोगों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इनका उपचार चल रहा है। क्षेत्रीय दबंग लोगों में पुलिस का डर अब बिल्कुल नहीं रहा। यही वजह है कि इस तरह के लोग कभी भी कानून को हाथ में ले अपराध कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला उस वक्त सामने आया जब थाना एतमादपुर के रहनकला गांव के दो लोगों को पुलिस इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने बताया कि वे रहनकला के गांव के निवासी है। वहीं के रहने वाले कुछ दबंग लोग हैं जो आए दिन किसी न किसी बात पर ग्रामीणों से झगड़ते हैं और पुलिस भी इनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करती। आज भी जब पीड़ित अपने घर के निर्माण कार्य में व्यस्त था, तभी इन दबंग लोगों ने किसी बात को लेकर हमला बोल दिया और जमकर लाठी डंडों से मारपीट की। इसके बाद कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। मकान बना रहे हैं अपनी जगह में, तो जिंदा जगह जहाँ मकान नहीं बने हो जो राजेंद्र बिंदल राजेंद्र डॉक्टरी करते है और वो खेती हारी करते है। हाँ, तो यही बात है, वही मकान नहीं बने, क्यों नहीं बने हो, तो यहाँ नहीं बने हो। इतनी लोड़ा बच्चे आए गए तो बल्लम कुड़ाई ला के लाठी ले गए और लड़ाई चालू कर दी। घायल पीड़ितों को इलाज के लिए लेकर पहुंची एतमादपुर पुलिस ने इस मामले को लेकर मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस दबंगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है और कब तक पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है। भूकंप को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और इसका असर अब आगरा जिले में भी देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा उदाहरण शमशाबाद रोड स्थित श्यामो गांव में दिखा, जहां सुबह तेज आंधी और भूकंप के झटकों से कई घरों में दरारें आ गईं और कई घरों की छतों के पत्थर टूट गए। घबराए हुए गांव के लोग अब घरों के बाहर ही रहने के लिए मजबूर हैं और सभी में भूकंप की दहशत फैली हुई है। पिछले दिनों आए भूकंप का डर लोगों के जहन से अभी निकला भी नहीं था कि सुबह फिर भूकंप के झटकों ने ताजगंज के श्यामो गांव के लोगों को डरा दिया, जिसके चलते गांव के लोग घरों से निकल बाहर खेतों में जाने को मजबूर हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह चली तेज आंधी के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे कई घरों में दरारें आ गई और कई घरों की छतों के पत्थर टूट गए। गनीमत रही कि इन हादसों में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। बुआ के आंधी आई तो हम जाते तो एक औरत पल जाते आई गया, अम्मा के बाहर के बाहर खोली सो हमारी वो दो तुम मैया बेटी तो निकले आई और बा में लड़की रह गई और हमारी देवती, तो वो बाई के चामनते उठ के बाहर आ गई, सोई एकदम छत टूट गई। इतने हुआ है नहीं भूकंप आये जो ऐसा है जो बता रहे हम तो आ रहे हैं खैर खेत पे तो मगर आ रहा है तो कोई झटका आया सो दीवार गिर गई, दीवार छिटक गई और छत गिर गई। हाँ, दीवार ही बच गई। एकदम तूफान आया, थोड़ा सा जैसे हल्का सा आया था पहले बारिश पानी और एकदम अचानक ही जोर से आया। 1 सेकंड में ही ये हवा भरी इसमें और दीवार पलट गई। ये सुबह एकदम से तूफान आया और एकदम झटका लगाया, जब ये क्रैक हो गया। मैंने अंदर बेटों को बोला, मेरे बेटा ये तो आगे पीछे से झटक, अंदर भी दीवार छटकी हुई है। गांव में भूकंप को लेकर लोगों में इतना डर है कि कई लोग तो इस वक्त घरों में जाने से भी कतरा रहे हैं और यहाँ वहाँ समय बिता रहे हैं।
अब देखना होगा कि भूकंप का डर लोगों को और कितना परेशान करता है और कब तक कुदरत की इस मार से निजात मिलती है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा ताजगंज स्थित मोक्ष धाम को स्थानांतरित करने को लेकर जो अपील की है उसका विरोध उग्र होता जा रहा है, जिसके लेकर बुधवार को हिंदुवादी संगठनों ने राजपुर चुंगी स्थित राजेश्वर महादेव के बाहर एकत्रित होकर एएसआई का पुतला दहन किया और नारेबाजी की। साथ ही मोक्ष धाम स्थानांतरित न करने की मांग उठाई और चेतावनी दी कि अगर ऐसा होता है तो हिंदुवादी संगठन सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा ताजमहल की संगमरमरी चमक की नुकसान का हवाला देते हुए ताजगंज स्थित प्राचीन मोक्षधाम को यहां से दूसरी जगह स्थानांतरित करने का जो सुझाव दिया गया है उसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है, जिसके विरोध में अब हिंदुवादी संगठनों ने एकजुट हो आंदोलन की रूपरेखा बनाना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर हिंदुवादी संगठनों के तमाम कार्यकर्ता राजपुर चुंगी स्थित राजेश्वर मंदिर पर एकत्रित हुए और एएसआई का पुतला फूंक जमकर नारेबाजी की। शमशान घाट जो स्थानांतरण किया जा रहा है उसके विरोध यहाँ पर जताया गया है और हम यहाँ की पूरी आगरा की जनता के माध्यम से ये दर्शाना चाह रहे हैं कि भाई ये शमशान घाट जो यहाँ से स्थानांतरित किया जाने के जो रखा है एएसआई ने वो बिल्कुल गलत है। ये हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो इसके विरोध में हम ही राजेश्वर मंदिर नहीं, आगरा के सारे प्राचीन मंदिर और जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं सब एकजुट होकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। क्रोध इतना है कि अगर जरूरत पड़ी तो रोडों पर जाम लगाया जाएगा और जो नव युवक हैं हमारे संगठन में पूरे आगरा में, क्योंकि आगरा की आबादी आज 40 लाख की है, 40 लाख में से अगर आप कम से कम 30 से 25% महिलाओं को निकाल दो तब भी 30 लाख ऐसे आदमी बैठे हैं जो कि मरने पर वहाँ फूकते हैं। मैं कह रहा हूँ जिंदे पर फूकने के लिए तैयार है हम वहाँ। पुतला दहन के बाद इस आंदोलन की कमान संभाल रहे पदाधिकारी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मोक्षधाम के स्थानांतरण को लेकर कदम पीछे नहीं किए गए तो वो किसी भी हद तक आंदोलन को बाध्य होंगे। क्षेत्रीय पटवारियों की मनमानी के चलते प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों को नहीं मिल पा रहा है मुआवजा, जो मुआवजे सूची में उन्हें नामित करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ब्लॉक शमशाबाद की ग्राम पंचायत बड़ा गांव सिकतरा के किसानों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की है। इनका कहना है कि गलत सर्वे कर अपात्र लोगों को चेक बांटकर पात्र लोगों की अनदेखी की जा रही है। शमशाबाद ब्लॉक के ग्राम पंचायत बड़ा गांव सिकतरा के किसानों की सरकारी तंत्र सुनवाई नहीं कर रहा है, जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गई, मगर क्षेत्रीय पटवारियों को उनका नुकसान नजर नहीं आ रहा है। दरअसल इनका आरोप है कि लेखपाल पैसा लेकर मुआवजा सूची में नाम दर्ज कर रहे हैं। जिन लोगों के खेतों में आलू की फसल है उन्हें तक मुआवजा मिल रहा है, लेकिन पूरी तरह से बर्बाद हो चुके गेहूं के किसानों के साथ उनकी कोई सहानुभूति नहीं है। जिन खेतों में आलू पैदा हुआ उन खेतों के मुआवजे दे दिए, उनका चेक बांट दिया, लेकिन जिन किसानों के खेतों में गेहूं पैदा हुआ जिनको मुआवजा मिलने चाहिए था उनको 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला। उल्टा उनसे उसके बदले में गेहूं के मुआवजा देने के बदले में 1000 और 2000 और 3000 रुपए की मांग करता रहा। मेरे साल को पिताजी को 6 साल हो गई, 1200 रुपए ले लेखपाल ने, अभी नया नहीं चढ़ाया अभी खेत में और डुला रहा है। मैं कई बार गया था, मैं तहसील ना नहीं चढ़ाया खेत को। लेखपाल ने घर बैठे वो कर रहा हुआ है और मामा जो तेने आलू है तेने मामा जो मिल रहा हुआ तेने खेत में गेहूँ में कछू ना मिलो और ना मामा जो मिल रहा बिल्कुल, तो जिससे लेखपाल को भ्रष्टाचार चल रहा हुआ है। तीन से पैसा दे देते हैं दलाल के चक्कर में लेखपाल भरी गए, तो पैसा दे देते हैं तीन की साथ बाटे तुम्हें के चेक आ जाते हो, पैसा ना देता हो कछू ना आ रहा। नाम दर्ज शिकायत लेकर अब इन्होंने आला अधिकारियों की शरण ली है, जिनसे दखल की अपील करते हुए गलत सर्वे रिपोर्ट को खारिज कर पात्र लोगों को मुआवजा दिए जाने की मांग करते हुए इन्होंने रिश्वतखोर लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। नाकारा और निष्क्रिय पदाधिकारियों की बहुजन समाज पार्टी से होगी छुट्टी, जिन्हें आला कमान के आदेश के बाद पदों से हटाने की तैयारी चल रही है। पार्टी के जिला अध्यक्ष मलखान सिंह व्यास के मुताबिक इसके लिए 18 मई से सेक्टर और बूथ कमेटीज की समीक्षा का काम शुरू हो जाएगा। पार्टी सूत्रों की माने तो मिशन 2017 के मद्देनजर पार्टी में सुपरविजन का काम किया जा रहा है। हम लोगों की कल मंडल कार्यालय पर एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें हमने अपनी 9 विधानसभा में अपने सेक्टर कमेटी बूथ कमेटी जो पहले से गठन थी उनकी समीक्षा हम 1 सेक्टर से लेकर 5 सेक्टर तक के साथियों जो 1 सेक्टर हमारे 6 पदाधिकारी होते हैं, ऐसे करके 5 सेक्टर में 30 वो और 1 बूथ पर हमारे 5 पदाधिकारी होते हैं, जो 1 सेक्टर में हमारे 10 बूथ के पदाधिकारी होते हैं।
इस तरह से हमारे 250 बूथ अधिकारी होंगे और 30 हमारे सेक्टर के, ऐसे करके हर प्रत्येक विधानसभा में इनका समीक्षा कार्यक्रम हमने लगा दिया है। और आगामी जो 18 मई से हमारी सभी विधानसभा में प्रोग्राम लग गया है, जिसमें हमारे जोन काउंटर, मंडल काउंटर और जिला अध्यक्ष हम लोग स्वयं रहेंगे। तो ये हम लोग बारी बारी से मई, जून में और जुलाई के महीने में सभी जितने हमारे सेक्टर और बूथों का गठन हुआ है उसकी बारीकी समीक्षा कर रहे हैं। जहां हमें कोई कमी महसूस दिखाई दे रही है, जहां हमें कोई सेक्टर के पदाधिकारी को कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं या मीटिंग में नहीं आते हैं, उन्हें तत्काल हम बदलेंगे। बूथ के कोई साथी हमें कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें तत्काल बदलेंगे। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572।
ब्रेक के बाद अगली खबर। फतेहाबाद के गांव पुरा बंजारा में बीते दिनों हुए गोलीकांड के पीड़ितों को अभी तक नहीं मिला न्याय, जिन्होंने पुलिस और प्रशासन की मदद की आस में जिला मुख्यालय पर अब अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। दरअसल जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट, फायरिंग और आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सत्ता के दबाव में उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठे ये लोग क्षेत्रीय लोगों की दबंगई के शिकार हैं, जिनकी ताकत की दास्तान इनके शरीर पर लगे जख्म बयां कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों की ये घटना है जब गांव पुरा बंजारा में जमीनी विवाद के चलते भीषण संघर्ष हो गया और इन लोगों के साथ जमकर मारपीट करने के अलावा इनके खेतों तक में आग लगा दी गई। हद तो तब हुई जब कानूनी कार्रवाई के नाम पर भी इनके साथ नाइंसाफी हो गई। आलम यह है कि दबंगों के भय से इनका गांव में रहना जोखिम से खाली नहीं। यही वजह है कि इन्होंने अब जिला मुख्यालय पर डेरा जमा लिया है। कि सैलो, साहब सिंह, बोना और इन लोगों ने, मैं अपने परिवार के साथ बैठा था घर में और आके 9 बजे का 5 तारीख का केस है ये, और मेरे साथ घर में से खींच के गोली बारूद और आग लगा दूंगा, सब पूरा गांव घेर लिया। और साहब हमने कुछ कहा तो सब औरतों को खींच के घर से मारा है साहब। इसलिए हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। कार्रवाई की साहब उसने मतलब हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज और करा दिया है, हमारे साथ ऐसी घटना की और जब भी हमारे खिलाफ कार्रवाई उसने कर दी है। फतेहाबाद तहसील में पुरा बंजारा के इन लोगों का दरअसल अदालत में केस चल रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि दूसरे पक्ष ने अदालत को गुमराह कर दिया और फैसला अपने हक में ले लिया। इसके बाद उन्होंने जमीन पर कब्जा करने के लिए मारपीट कर दी। इनकी पुलिस में भी कोई सुनवाई नहीं हुई और अब ये जिलाधिकारी के यहाँ धरना देकर न्याय पाने की आस लगाए बैठे हैं। टोरेंट पावर के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने खोला मोर्चा, जिसके नेताओं ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। पार्टी के सभी विधायकों के साथ पहुंचे नीले खेमे के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी के चलते डीएम की गाड़ी रोकने से भी परहेज नहीं किया। इसके बाद जोनल कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार चित्तौड़ ने उन्हें बिजली कंपनी से त्रस्त शहर की जनता की पीड़ा बताई और टोरेंट की कारगुजारियों से निजात दिलाने की अपील की। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने टोरेंट पावर कंपनी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, जिन्होंने जनता की परेशानियों को मुद्दा बनाते हुए कंपनी प्रबंधन को घेरने का काम किया। जिलाधिकारी कार्यालय पर बिजली कंपनी की शिकायत लेकर पहुंचे वसपाइयों ने खूब हंगामा किया और टोरेंट विरोधी नारे लगाए। उनके साथ आई तमाम महिलाएं तो अपने बिल भी साथ लाई थीं, जिन्हें साक्ष्य के तौर पर बसपा नेताओं ने जिलाधिकारी पंकज कुमार के सामने पेश किया। पार्टी के जोन कोऑर्डिनेटर सुनील चित्तौड़ और अन्य विधायकों ने जिसकी कारगुजारियां खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डीएम साहब की जिम्मेदारी है कि आगरा को शांति और सद्भाव के माहौल में बनाया जाए और शांति और सद्भाव का माहौल पूरी तरीके से टोरेंट के द्वारा खराब किया जा रहा है। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग डीएम साहब से ये कहकर आए हैं, यदि शीघ्र ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आज तो हमने ज्ञापन दिया है, अगला हमारा जो आंदोलन होगा वो एक बड़े धरना प्रदर्शन के माध्यम से बड़ी ताकत के साथ हम इस टोरेंट पावर के खिलाफ आंदोलन करेंगे। टोरेंट पावर के खिलाफ आज बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल डीएम साहब से मिला है। उसमें कई बिंदु हैं, क्योंकि जैसा कि आगरा शहर में टोरेंट पावर द्वारा बिजली का असेसमेंट गलत बनाना, एफआईआर कराना, घर में दिन में नहीं ये रात में 4-5 बजे घुसना और जो केबल है केबल को बिजली का तार बताकर चोरी का इल्जाम लगा देना और पुलिस बल के साथ में घरों में घुस जाना। इस बहुत सारी समस्याओं को लेकर आज हम डीएम साहब से मिले हैं, अवगत कराया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे बसपाइयों का गुस्सा इस दौरान शासन और प्रशासन के खिलाफ देखने को मिला, जिन्होंने मुख्यालय से बाहर जाती जिलाधिकारी की गाड़ी को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। सभी नेताओं ने प्रशासन से अपील की कि टोरेंट के खिलाफ मिली शिकायतों पर जरूरी कार्रवाई की जाए, नहीं तो आज सामान्य तरीके से ज्ञापन देने आई जनता का गुस्सा कभी भी बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है। पिछली बार सदन में टैक्स को लेकर हुए हंगामे का असर अब निगम अधिकारियों पर भी दिखाई देने लगा है, जिसके बाद से लगातार अधिकारी वार्ड्स में कैंप लगाकर वसूली में जुटे हैं, तो वहीं कई उपभोक्ता छूट का लाभ लेने के लिए निगम में टैक्स जमा कराने आ रहे हैं, जिसे देख अधिकारी बेहद खुश हैं। आगरा नगर निगम के आय का स्रोत विभाग के लिए मुसीबत बन गया था। टैक्स में हो रही धांधली के लिए पार्षद भी कई बार सदन में हंगामा कर चुके थे। इसके बाद अब निगम अधिकारियों ने हर वार्ड में माह के 20 दिन कैंप लगाए जाने के आदेश जारी कर दिए। निगम अधिकारियों का कहना है कि कैंप लगने के बाद से इसका असर दिखाई दे रहा है और वसूली में इजाफा हुआ है। नगर निगम के जो वसूली स्टाफ था वो कम हो गए हैं, तो वसूली अब कैसे हो
तो माननीय सभासदों ने, नगर आयुक्त महोदय ने ये निर्देश दिए थे कि शहर में हर वार्ड में कम से कम महीने में 20 कैंप लगाए जाएं। तो वो प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, हमारे कैंप लग रहे हैं और इसमें थोड़ा वसूली में भी थोड़ा बढ़ोतरी हुई है। गत वर्ष की अपेक्षा इस महीने में हम 11 लाख रुपए अधिक वसूल पाए हैं। अभी मंडलायुक्त द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि जो कर्मचारी लोग स्टाफ था उसको पूरे को बदल दिया गया, लेकिन विभाग तरफ सवाल उठने लगे हैं कि आखिर पटल उसी पटल पे क्यों रखा गया, जबकि नगर निगम के और तमाम विभाग है जहाँ उनकी पोस्टिंग की है। देखिए, वसूली का जो स्टाफ है वो वसूली ही करेगा, उनके पटल एवं वार्ड बदले गए हैं। जो पहले छत्ता में था वो हरिपद में किया गया, हरिपद का था ताजगंज में कर दिया गया, ताजगंज वाले को लोअर नीम कर दिया गया, परस्पर स्थान पे इन लोगों। गौरतलब है कि टैक्स में धांधली का चर्चा इतना जोरों पर था कि मंडलायुक्त को भी इसमें हस्तक्षेप कर नगर आयुक्त को टैक्स निरीक्षकों के इधर से उधर करने के आदेश जारी करने पर मजबूर होना पड़ा और इसके बाद निगम के सभी जोन अधिकारियों को इधर से उधर भी किया गया। बहरहाल निगम के ये कैंप और बदले गए अधिकारी कितना बदलाव ला पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शहर में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर निगम में कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ अधिकारियों ने प्रस्तावों पर चर्चा की। इस दौरान कुल 57 प्रस्ताव लगाए गए, जिनमें से प्रमुख प्रस्ताव नाला सफाई, पेयजल और स्लॉटर हाउस से जुड़े मामलों पर रहे। शहर के विकास के लिए हर माह आयोजित होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में शहर से जुड़ी समस्याओं के कुल 47 प्रस्ताव लगाए गए, जिसमें से प्रमुख तौर पर स्लॉटर हाउस पर कटने वाली भैंसों की संख्या, शहर में हो रहा अवैध कटान और उनके वेस्ट का निस्तारण, शहर में खराब पड़े हैंडपंप को सही कराने, बारिश से पहले नाले की सफाई की पूरी जानकारी सहित शहर में रोशनी के लिए लगाई गई लाइट्स को बदलने के प्रस्ताव थे, जिनमें से इन प्रमुख प्रस्तावों पर कार्यकारिणी सदस्यों ने अपनी मोहर लगाते हुए उन्हें पास कर दिया। गौरतलब है कि स्लॉटर हाउस का कुछ दिनों पहले ही महापौर इंद्रजीत आर्य ने निरीक्षण किया था और वहां फैली गंदगी व अव्यवस्थाओं को गंभीरता से लिया था, जिसके बाद पार्षदों द्वारा इस बार स्लॉटर हाउस को भी अहम मानते हुए इस बार उसे भी प्रस्ताव में शामिल कर दिया गया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्यादातर पार्षद उनके क्षेत्र में खराब पड़े हैंडपंप्स को लेकर गंभीर हैं, क्योंकि पिछले साल स्वीकृत किए गए कई हैंडपंप पूरा साल गुजर जाने के बाद तक ठीक नहीं हो पाए हैं। बहरहाल इस बार पास किए गए प्रस्ताव कब तक पूरे हो पाते हैं, ये कहना जरा मुश्किल है। शहर में इन दिनों पेयजल संकट गहराता जा रहा है, तो वहीं पिछले कई वर्षों से पुराने आगरा शहर में पानी के लिए त्राही त्राही मची है, वो भी जल निगम की लापरवाही और उदासीनता के चलते। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीवनी मंडी वाटर वर्क से बेलनगंज तक बिछी 1.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन की, जो पैसा मिलने के बाद भी आज तक नहीं बदली जा सकी। साथ ही जलकल विभाग भी महज कॉलर बदल कर लीकेज रोकने की जुगत में लगा है। यूं तो आगरा शहर में गर्मियां आते ही पेयजल संकट पैदा हो जाता है, लेकिन आगरा के पुराने शहरवासियों को ये समस्या वर्ष भर रहती है। इसका कारण है जीवनी मंडी से बेलनगंज तक जाने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी 120 साल पुरानी पाइपलाइन, जो बरसों से जर्जर पड़ी है, जिसमें कुल 27 जॉइंट लगे हैं। 28 इंच की इस पाइप के बारे में जब महाप्रबंधक जलकल मंजूरानी गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस पाइपलाइन का बदला जाना बेहद जरूरी है और इसके लिए प्रस्ताव भी बनाया गया था। इसे बदलने का जिम्मा जल निगम को सौंपा गया था। पैसा मिलने के बाद भी आज तक पाइप को बदलने का काम नहीं किया गया। साथ ही पाइप की कमजोरी के चलते प्रेशर से पानी दे पाना संभव नहीं है। पाइप के फटने का डर हमेशा बना रहता है और जिसका परिणाम है कि पुराने शहर आगरा में पानी की किल्लत बनी रहती है। 22 इंच की लाइन जीवनी मंडी से गई है, इसमें लगभग 1.5 किलोमीटर लंबाई में इसे रिप्लेस कर, चूँकि ये 120 वर्ष पुरानी है, जर्जर हालत में हो गई है और इसमें 27 जगह पर जॉइंट हैं, जहाँ से 2700 पॉइंट मरम्मत कर लिए गए। अब तक बार बार कभी किसी पॉइंट से लीकेज होती, कभी किसी पॉइंट से लीकेज होती, इसलिए ये प्रस्ताव रखा गया था कि इस लाइन को 1500 मीटर की लंबाई में रिप्लेस कर लिया जाए। महाप्रबंधक से मुलाकात करने पहुंचे पार्षद रवि माथुर का कहना था कि जल निगम ने पैसों को दूसरी जगह लगा दिया और पैसा न होने के कारण पाइप अभी तक बदला नहीं जा सका। इतना ही नहीं, पार्षद रवि माथुर ने जलकल पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हें भी नगर निगम से कॉलर बदलने के लिए 54 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाई गई थी, लेकिन महज 5 कॉलर ही लगाए गए, जबकि अन्य कॉलरों का पता नहीं। की एक घोर समस्या पुराने शहर के अंदर मची हुई है।
उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ से जो वाटर वर्क्स से लेकर के जो कालामल पानी की टंकी तक लाइन बिछी हुई है और पुरानी और जर्जर हो चुकी है, आए दिन इसके जॉइंट्स खुल जाते हैं। इसके लिए जेएनआरएम के अंतर्गत 7 करोड़ रुपया भी आया था, हम लोगों ने स्वीकृत कराया था। उसके बाद जल निगम द्वारा उस पैसे को गोल कर दिया गया, उसका कोई हिसाब नहीं है। फिर हमने कमिश्नर साहब से शिकायत की, नगर निगम में बैठक की, उसके बाद में इन्हें 53 लाख रुपए जल संस्थान को दिलवाए गए, जिससे कि इनको 28 कॉलर बदलने थे, 27 कॉलर बदलने थे। उनमें से कुल 5 कॉलर बदलवा पाए और इनका कहना ये कि कॉलर हम पे पड़े हुए हैं, लेकिन कॉलर वेस्ट जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। आज न्यूज की टीम ने जब जल निगम अधिकारियों से बात करनी चाही तो वो इससे अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। जल निगम के चीफ इंजीनियर RM कांत से जब पूछा गया तो वो इसे गंगा प्रोजेक्ट में शामिल किए जाने की बात कहते रहे और कैमरे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। बहरहाल यमुना का गिरता जल स्तर कुदरत की मार है, लेकिन सरकारी महकमों में जिस तरह से लापरवाही चरम पर है, उससे आगरा में पानी को लेकर बवाल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रशासन को भी इस ओर गंभीरता से ध्यान देना होगा, वरना लोगों के गुस्से को संभाल पाना आसान नहीं होगा। यमुना का गिरता जलस्तर और ऊपर से सूर्यदेव के प्रकोप से बढ़ती गर्मी में आगरा शहरवासियों के कंठों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल नहीं मिल पा रहा, तो वहीं हाल ही में मार्ट से मिल रहे 150 क्यूसेक पानी की सप्लाई भी आगरा आते आते अपना दम तोड़ देती है। ऐसे में विभाग को जनता के गुस्से का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। गर्मी का मौसम आते ही शहर में लोग पानी के लिए त्राही त्राही मचा देते हैं, तो वहीं प्रशासन की सांसें भी शहर में होने वाले धरने प्रदर्शन से तेज हो जाती हैं। बावजूद इसके शहर के प्यासे कंठ प्यासे ही रह जाते हैं। ऐसे में क्या और किससे उम्मीद की जाए, कह पाना संभव नहीं। बसपा विधायक डॉक्टर धर्मपाल की कोशिश के चलते मार्च से आगरा को 150 क्यूसेक पानी की अतिरिक्त सप्लाई मिलना शुरू हो गई, लेकिन बावजूद इसके शहर के कई इलाके आज भी पानी की एक एक बूंद को प्यासे हैं। शहर में व्याप्त पेयजल संकट के बारे में जब जलकल की महाप्रबंधक से बात की गई तो वो भी कुछ कह पाने में सक्षम नजर नहीं आई। आता है वो गोकुल बैराज के से जो पानी छोड़ा जाता है वही पानी आगरा में आता है और वो इस समय बहुत न्यूनतम पानी छोड़ा जा रहा है। 1100 क्यूसेक पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल निम्न स्तर पर है। निम्न स्तर पर होने से हमारा जो जीवनी मंडी जलकल परिसर है और सिकंदरा दोनों ही जगह पर वाटर लेवल बिल्कुल डाउन बना हुआ है। फिर भी हम चैनल को बना करके ड्रेजर के माध्यम से प्रयास करके उसी पानी को इकट्ठा करके शहरवासियों को पानी उपलब्ध करा रहे हैं। शहर की बढ़ती मांग और मिल रही सप्लाई के बारे में महाप्रबंधक ने बताया कि इन दिनों यमुना में मिल रहे रॉ वाटर का स्तर निम्न स्तर पर है, जिसके कारण ये संकट पैदा हो रहा है। शहर को करीब 450 क्यूसेक पानी की जरूरत है, जबकि शहर को महज 250 से लेकर 275 क्यूसेक पानी ही मिल पा रहा है। हालांकि उन्होंने बताया कि अक्टूबर माह के बाद मार्च से मिलने वाला अतिरिक्त 150 क्यूसेक पानी की सप्लाई सीधे आगरा की यमुना में गिरेगी, जिसके बाद काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है लोगों की और वाटर लेवल कम होने से पानी घट जाता है। कितनी रिक्वायरमेंट जो है वो शहर की क्यूसेक? लगभग 450 क्यूसेक पानी जो है शहरवासियों को चाहिए और इस समय 250 MLT पानी हम दे पा रहे हैं, उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो इसको जूझने के लिए, क्योंकि इसको जूझने के लिए जहाँ क्राइसिस हो जाती है और ऊंचे वाले क्षेत्र हैं और डेड एंड क्षेत्र हैं, वहाँ टैंकर भेजते हैं। जहाँ से भी रिक्वायरमेंट आती है टैंकर की व्यवस्था करा रहे हैं। प्रशासन का भी इसमें सहयोग मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर उपलब्ध कराई जाएं, तो हम उसी क्रम में हमने टैंकरों की संख्या बढ़ा दी है। कितने टैंकर? लगभग अभी तक हम 28 जगह टैंकर भेज रहे थे, अब वो 50 टैंकर तक कर दिया है और जैसे आवश्यकता आती जा रही है उसे बढ़ाते जा रहे हैं। इस संकट के बावजूद महाप्रबंधक का कहना था कि वो विभाग के अन्य स्रोतों से जिन इलाकों को पेयजल नहीं मिल पा रहा है, वहां पानी के टैंकरों से पेयजल दिया जा रहा है, ताकि लोगों को राहत दी जा सके और उनके गुस्से को भी बढ़ने से रोका जा सके। आपको बता दें कि करीब 50 टैंकरों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की लगातार अनदेखी के चलते विश्वदाय स्मारकों के पास अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव स्मारक से होने वाले राजस्व पर पड़ रहा है। स्मारकों के पास अतिक्रमण के कारण इतना जाम लग जाता है कि स्मारक के दीदार को आने वाले सैलानी जाम में फंसकर स्मारक का दीदार तक नहीं कर पाते। ये नजारा है आगरा का दिल कहे जाने वाले भगवान टॉकीज चौराहे का, जहाँ एक ऐतिहासिक इमारत है जिसे शायद कोई नहीं जानता। यह है रोमन कैथोलिक कब्र का। यह ऐतिहासिक स्मारक भी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत ही आती है, तो लाजमी है कि इसके आसपास के 500 मीटर के दायरे में भी किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण या पुनर्निर्माण नहीं होना चाहिए।
लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते आज यहाँ न जाने कितनी ही दुकानें हैं, न जाने कितने ही होटल, बार और ठेल ढकेल, जिनके खिलाफ आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब ऐसे में ये स्मारक गुमनामी के अंधकार में खो गई है। आज इस ऐतिहासिक स्मारक के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं सिर्फ पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, जिसकी लापरवाही और प्रचार प्रसार के अभाव के कारण आज ये खूबसूरत स्मारक गुमनामी के अंधकार में खोती जा रही है। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टे। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572।
और ब्रेक के बाद अगली खबर। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव का बुना सपना अब साकार होता नजर आ रहा है, जिसके चलते ताजमहल परिसर का नक्शा पलट होता साफ दिखाई दे रहा है। जहां काफी समय से ड्रीम प्रोजेक्ट में विकास कार्यों की धीमी पड़ी रफ्तार के कारण विकास दिखाई नहीं दे रहा था, तो अब वहीं धीमी रफ्तार से चलने के बाद भी इस सपने ने अपना रूप लेना शुरू कर दिया है। ताजमहल परिसर को पर्यटन की दृष्टि से स्वर्ग बनाने का सूबे के मुखिया का सपना अब अपना साकार रूप लेने लगा है। जहां काफी समय से ताज ड्रीम प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी थी, वहीं इस धीमी रफ्तार के बाद भी अब ताज ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। ताजमहल के पूर्वी गेट पर इस वक्त पर्यटकों की सुविधा के लिए ग्रेनाइट की चमचमाती सड़क बनाई जा रही है, जिस पर आने वाले समय में आपको गाड़ियां भी चलती दिखाई देंगी। तो वहीं पैदल चलने वाले पर्यटकों के लिए फुटपाथ और साइकिल भी बनवाया जा रहा है। इस ग्रेनाइट की सड़क की चमचमाहट देखते ही बन रही है, जो कि ताज दीदार को आने वाले सैलानियों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान में किसी भी ऐतिहासिक स्मारक की सड़क को इतना खूबसूरत नहीं बनाया गया। फिलहाल तो विभाग ताज ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार करने में लगा है और इसे बेहतर से बेहतर बनाने में, जिसमें से बहुत सी चीजें आने वाले समय में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन सकती हैं। लेकिन ग्रेनाइट की सड़क कहीं न कहीं तांगा चालकों और ऊंट गाड़ी चालकों की आंखों में खटक रही है, क्योंकि यह संभव है कि आने वाले समय में तांगा और ऊंट गाड़ी को इस मार्ग पर प्रतिबंधित कर दिया जाए, क्योंकि घोड़े की टापों से इस ग्रेनाइट की सड़क को नुकसान पहुंच सकता है। ग्रेनाइट की सड़क बन रही है जिससे लोग आराम से चल सके, नॉर्मली अच्छा महसूस कर सके और सीधे ताज में जाके अच्छा लगे पूरा, क्योंकि यहाँ से लेकर 500 मीटर के ताजमहल से 500 मीटर के एरिया तक आपको ग्रेनाइट बन रही है। दोनों तरफ फुटपाथ बन रहे हैं और जैसे साइकिल ट्रैक भी चल सके नॉर्मली, बहुत अच्छा लगेगा। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में ये ग्रेनाइट की सड़क पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती है या गरीब तांगा चालकों और ऊंट गाड़ी चालकों के लिए अभिशाप। फिलहाल तो ये सड़क अपने आप में ही एक अलग अनुभव है। नगला पैमा सहित करीब 20 और अन्य गांव के लिए ताजमहल आज एक मुसीबत का कारण बन गया है। कई बार आधिकारिक आदेशों के बाद भी ताजमहल पूर्वी गेट से वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे गांव वासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आए दिन ताज सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की बुरी भली भी सुननी पड़ती है, जिससे गाँव वाले बेहद परेशान हैं। पिछले कई समय से ताज परिसर में वैकल्पिक मार्ग की समस्या चली आ रही है, जिसका अभी तक कोई निस्तारण नहीं किया गया। ताज परिसर से नगला पैमा सहित करीब 20 अन्य गांव प्रभावित हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर सकता। तो वहीं वैकल्पिक मार्ग न होने की वजह से गाँव वालों को ताजमहल वाले रास्ते का ही प्रयोग करना पड़ता है, जिसे वो हर दिन अपने पशुओं को चराने ले जाते हैं। वहीं इस वैकल्पिक मार्ग के न होने से गांव वासी भी खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि ताजमहल की वजह से उन्हें खासी दिक्कतें होती हैं। आए दिन पुलिस वाले उनसे यहां से निकलने पर सवाल उठाते हैं और मारपीट करते हैं, तो कभी बुरा भला भी कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें कोई और काम नहीं आता। अगर वो पशुओं को ना पाले तो उनकी जीविका कैसे चलेगी, इसलिए जल्द से जल्द वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए। कितनी परेशानी होती है यार, रास्ता नहीं है तो। हाँ, मेरी परेशानी हो रही है। क्या क्या करना पड़ता है? सब करना, गोबर उठाना पड़ रहा है, सब काम करना पड़ रहा है, पुलिस वालों की गालियाँ भी सुनने हैं। तो ये सब किस वजह से? कि रास्ता नहीं बना के दे रहे हैं ये लोग? रास्ता बनाते नहीं दे रहे, चक्कर में तो परेशानी झेल रहे हम। फिलहाल तो नगला पैमा सहित करीब 20 गांव के लोग ताज परिसर में वैकल्पिक मार्ग की समस्या को लेकर खासी दिक्कत में हैं। तो वहीं अब देखने वाली बात यह है कि आखिर प्रदेश सरकार इन गांव वासियों की समस्या का समाधान करवा पाती है या नहीं, ताकि आने वाले समय में इन गरीब लोगों को पुलिस और प्रशासनिक लोगों के बुरे भले शब्दों का शिकार होना पड़ सकता है। सरकारी बिजली कटौती से शहरी ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र भी परेशान हैं। बुधवार को आगरा और मथुरा जिले के कई गांव के लोग मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचे और अपने गांव में आने वाली बिजली सप्लाई की जानकारी दी। साथ ही पूरी बिजली मिलने के लिए ज्यादा पावर सप्लाई देने वाले ट्रांसफार्मर को लगाने की भी मांग की। बुधवार को मथुरा और आगरा के कई गांव के ग्रामीण बिजली कटौती की समस्या को लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचे और मुख्य अभियंता अतुल निगम को अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए ग्रामीणों की माने तो उनके गांव में बिजली सप्लाई की हालत बेहद खराब है। एक दिन में 4 से 6 घंटे बिजली मिलती है, जिससे ना तो खेतों की सिंचाई हो पाती है और ना ही घरों में पानी की जरूरतें पूरी हो पाती हैं। अरे वहाँ जो पैगा फीडर पड़ता है हमारा, वहाँ छोटा ट्रांसफार्मर है, अत्यधिक लोड है। लोड के कारण वहाँ 3 लाइनें हैं और लगभग लाइनें भी 7-8 किलोमीटर के लिए हैं।
तो एक लाइन को काट देते हैं तब एक लाइन चलती है, दूसरी लाइन को काट देते हैं तब तीसरी लाइन चलती है। लाइट वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, उसमें से फिर तीनों लाइनों पर बराबर बांट की लाइट मिलती है। हर साल हमारी फसल नष्ट हो जाती है। मतलब कैसी परेशानी आ रही है, किस तरह की समस्या है आपके सामने? लाइट नहीं आती, फसल जब पकने के टाइम पर चलो जैसे तैसे हम करते हैं वो सारी नष्ट हो जाती है, 3-4 साल से बराबर नष्ट होती है। हर कितना नुकसान होता है? लगभग 75-80% नुकसान हो गया, कुछ नहीं बचता उसमें लगा तो। लेकिन किसान की कब से है आपकी? ये हमारी लगभग ये 5-6 साल से है। ज्ञापन देने आए ग्रामीणों की माने तो बुधवार को जो ज्ञापन देकर उन्होंने ट्रांसफार्मर की मांग की है, ऐसे कई ज्ञापन कई बार बिजली विभाग के हर अधिकारी को पूर्व में भी वो दे चुके हैं और ट्रांसफार्मर की मांग कर चुके हैं, लेकिन न तो आज तक कोई ट्रांसफार्मर लगा और न ही आगे की कोई कार्रवाई हुई। आगरा में मुख्य अभियंता की कुर्सी पर आए नए चीफ इंजीनियर अलीगढ़ की बिजली व्यवस्था सुधार कर आए हैं। उनसे गांव वालों को उम्मीद की किरण जागी है कि शायद इस बार इस ज्ञापन का कोई असर हो और समस्या का समाधान मिल जाए। वैसे तो पूरे देश में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक लगा दी गई है, बावजूद इसके बच्चे मजदूरी करते देखे जा सकते हैं। ताज नगरी भी इससे अछूती नहीं है, जहां फैक्ट्री, कारखाने, ढाबे और दुकानों पर बच्चों को काम करते देख सकते हैं, जिन पर रोक लगाने के लिए उप श्रम आयुक्त अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिए देश और प्रदेश की सरकारों ने पहले ही सख्त कानून बना रखे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को काम करते देखा जाता है। बच्चे काम न करके पढ़ाई करें, इसके लिए उप श्रम आयुक्त के पुरवार ताजनगरी में विभागीय लोगों की टीम गठित करने जा रहे हैं। हालांकि उनका मानना है कि बच्चों की बाल मजदूरी बड़ी फैक्ट्रियों या उन संस्थानों में बंद कराई जा सकती है जिनका रजिस्ट्रेशन श्रम कार्यालय में हुआ हो, क्योंकि अभियान वहीं चलाया जाएगा जहां की विभाग को जानकारी होगी या इस अभियान में जनता श्रम विभाग का सहयोग करे। यहाँ पर जो हमारा अपना परसेप्शन जो भी कि ब्रश बनाने का काम होता है, जूते बनाने का, चमड़े का काम, और ऐसी जगह बच्चे घर का काम। देखा जाता है कि मलिन या घनी बस्तियों में छोटे छोटे कारखाने होते हैं जिनमें ज्यादातर बच्चों को मजदूरी करते देखा जाता है, और वो बच्चे या तो किसी मजबूरी में या फिर परिवार की जानकारी में रहते हुए काम करते हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी विभाग भी ऐसे परिवारों और कारखाना मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में असमर्थ दिखाई देते हैं। इसके लिए उप श्रम आयुक्त ने मजदूरी करने वाले बच्चों के परिवारों और कारखाना संचालकों से बच्चों का भविष्य खराब करने में सहयोग न करने की अपील की है और बच्चों को काम के बजाय शिक्षा देने में सहयोग करने की अपील की। एक और आसमान छूती महंगाई और दूसरी ओर बढ़ती बेरोजगारी। इन हालातों में आज का नौजवान पैसा कमाने के लिए ज्यादातर अपराध का रास्ता अपनाता है, और जो इस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते वो मजबूरी में या किसी और वजह से मेहनत की बजाय पैसा कमाने के लिए कौन सा रास्ता अपना रहे हैं, देखिए ताज न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये व्यक्ति देखने में जरूर एक महिला लग रहा है, लेकिन है ये एक लड़का जो औरत बनकर लोगों से पैसा मांग रहा है, या कहें अश्लीलता फैलाकर पैसे वसूल कर रहा है। मेहनत मजदूरी से मन चुराने वाले कुछ नौजवानों ने अब इस तरह की वसूली को अपना रोजगार बना लिया है, जिसमें एक मर्द की शर्म, हया और सम्मान ताक पर रखकर बेशर्मी से उगाही की जाती है। इस तरह की उगाही पर पुलिस का भी कोई जोर नहीं चलता। औरत बनकर पैसे मांगने वाले लोगों का एक गिरोह सक्रिय होता जा रहा है, जो बस अड्डों, सड़कों पर, ट्रेनों में दिन में उगाही करता है। वहीं इस धंधे की गंदगी शाम ढलते ढलते सड़कों पर सामने आने लगती है। औरत बनकर पैसों की उगाही करने वाले ये लोग या तो महंगाई और बेरोजगारी के मारे हैं या मेहनत से जी चुराने वाले, कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात साफ है, जो देश अपने वीर जवानों की वीर गाथाओं के लिए जाना जाता है, उस देश के लिए कछुआ चाल से बढ़ रहा ये धंधा शर्मसार कर देने वाला है, जिसे प्रशासनिक स्तर पर तुरंत रोकने की जरूरत है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।